तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपकी दोस्त, आपके मेंटोर एंड आपकी एजुकेटर CS मेहंदी तोशनेवाल एंड आई वेलकम यू ऑल टू द वन शॉर्ट सीरीज ऑफ सिद्धांत बैच। एंड आज हम SBIL में देखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। सो सबसे पहले तो आई होप आप सभी ने चैप्टर नंबर 1 to 6 के वन शॉट लेक्चर्स देखे होंगे, उसे एंजॉय किया होगा और मुझे पता है आप सभी इंतजार कर रहे थे चैप्टर 7 के वन शॉर्ट लेक्चर का। सो हियर इट इज। इस चैप्टर का अगर मैं वेटेज की बात करूं सो इट इज अराउंड 7 मार्क्स। सो देर आर हाई चांसेस कि इस चैप्टर में से एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगैन ये जो चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं, इफ़ यू आर समवन जो पहली बार पढ़ रहे हो तो भी दिमाग में जाएगा। इफ़ यू आर समवन कि मैम पहले लेक्चर्स तो देख लिए थे लेकिन हमें रिवाइज करना है, तब तो और दिमाग में जाने वाला है। तो दोनों ही तरह के नादान परिंदों के लिए ये लेक्चर्स बेनिफिशियल होंगे। इस लेक्चर के अंदर ये जो नोट्स है दैट आई हैव कंपाइल्ड, आपको मेरे प्यारे प्यारे हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे, PPT नोट्स भी मिल जाएंगे। पूरा चैप्टर हम कवर करने वाले हैं, यही हमारे आज का गोल है। सो स्टार्ट करते हैं विथ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। एज द नेम सजेस्ट, ये कॉर्पोरेट एंटिटीज नहीं है, ये नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज है, मतलब कंपनी वाले फॉर्म में तो बिल्कुल भी नहीं है। अभी कौन सी ऐसी नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज होती है? सबसे पहले स्टार्टिंग विद पार्टनरशिप। बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, 11th 12th वाले बचपन से। पार्टनरशिप क्या, मैंने और उसने सोचा हम दोनों मिलकर ना बिजनेस करते हैं, तो ये क्या है, पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो। सो कहने से जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग सोचते हैं बिजनेस करने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करने के लिए, दैट इज नथिंग बट दैट इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप को जो एक्ट रेगुलेट करता है दैट इज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इस एक्ट के अंदर बोल रखा है पार्टनरशिप मतलब 2 या 2 से ज्यादा पर्सन का रिलेशन जो बिजनेस करना चाहता है, अरे लॉफुल बिजनेस करना चाहता है, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करेगा। सो क्या मैं कह सकती हूँ कि पार्टनरशिप के लिए मिनिमम 2 लोगों की रिक्वायरमेंट होगी और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? पार्टनरशिप के केस में मैक्सिमम हो सकते हैं 50। तो ये 50 लोग मिलकर पार्टनरशिप कर सकते हैं। एज यू कैन सी यहाँ पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 रेगुलेट करता है पार्टनरशिप बिजनेस को। द कंडीशन इज लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करेंगे। रेशियो क्या होगा वो पार्टनर्स डिसाइड करेंगे, बट प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो शुड बी शेयर्ड। अच्छा, म्यूचुअल एजेंसी सबसे इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारे पार्टनरशिप के केस में। अब व्हाट इज म्यूचुअल एजेंसी? अगर 4 पार्टनर्स हैं, 4 पार्टनर से एक पार्टनर ने कुछ गलत किया है तो ऐसा माना जाएगा कि बाकी के सभी पार्टनर्स को भी पता था, दे ऑल नो। वो जो एक पार्टनर है जिसने गलत काम किया उसने सबके बिहाफ पे काम किया है। म्यूचुअल एजेंसी बोलता है हर एक पार्टनर एजेंट है किसी दूसरे पार्टनर का। फॉर एग्जाम्पल ABCD, देर आर 4 पार्टनर्स और B ने कुछ गलत एक्ट किया है, रॉन्गफुल एक्ट किया है, तो सिर्फ B लाइबल नहीं होगा, ऑल द अदर पार्टनर्स विल बी लाइबल। यानी कि कहने से ABCD ये सारे के सारे लाइबल माने जाएंगे, क्योंकि ये है म्यूचुअल एजेंसी वाला कंसेप्ट कि एक पर्सन सबके बिहाफ पर काम करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है पार्टनरशिप का। अच्छा, आगे बढ़ते कि और क्या क्या फीचर्स है हमारे पार्टनरशिप के। सी इस चैप्टर में यू आर गोइंग टू सी पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, HUF, उनके फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में वेल एंड गुड, क्योंकि बहुत ईजी हो जाएगा। इस केस में यू शुड ओनली नो द बुलेट पॉइंट। अगर तुम्हें हेडिंग भी पता होगी ईजिली अंदर का कॉन्टेंट लिख पाओगे। अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं क्या दीदी? डेफिनेटली लिख सकते हो। सो मेन हेडिंग पता होनी चाहिए। पार्टनरशिप की बात करूँ तो अग्रीमेंट, यहाँ पर पार्टनर्स के बीच में अग्रीमेंट होता है किस चीज का? प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशियो में शेयर करेंगे, लॉफुल बिजनेस करने वाले हैं। ये पार्टनरशिप का ड्यूरेशन क्या होगा, कितने साल के लिए पार्टनरशिप फर्म बनाया है, प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशियो में शेयर करने वाले हो आप लोग। कॉमन मैनेजमेंट होगा, यानी कि सभी पार्टनर्स मिलकर पार्टनरशिप बिजनेस मैनेज करेंगे। म्यूचुअल एजेंसी, हर एक पार्टनर एक दूसरे का एजेंट है। पार्टनरशिप के केस में द रजिस्टर
रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी, ये भी एक फीचर हो गया हमारा। रिस्ट्रिक्शन है, शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। एंड येस, पार्टनरशिप में होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, यानी कि तुम्हारा पार्टनरशिप का असेट तो जाएगा ही जाएगा, तुम्हारा पर्सनल घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ जा सकता है। दैट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है इन द केस ऑफ पार्टनरशिप। आप पर्सनली भी लाइबल होते हो, पर्सनल असेट्स भी लाइबल होगी। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, की पार्टनरशिप कितने तरह की होती है। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। पहला होता है पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल क्या बोलता है, हम हमारी मर्जी से बिजनेस कर रहे हैं, जब तक हमारी मर्जी होगी तब तक ये बिजनेस चलेगा। सो ढोलू और बोलू ने सोचा कि हम बिजनेस करते हैं लड्डू का, कब तक करेंगे, जब तक इच्छा होगी तब तक। बोलू का मन हुआ कि अब नहीं करना है, तो वो क्या करेगा, वो अपना एक नोटिस राइटिंग में दे देगा सामने वाले पार्टनर को, उसका इंटेंशन बता देगा कि मुझे अब पार्टनरशिप में नहीं रहना। ये होती है हमारी पार्टनरशिप एट विल एंड इट कैन ब्रॉट टू एन एंड जब सामने वाला पर्सन अपना इंटेंशन बता देता है कि अभी मुझे एंड करनी है। दूसरा है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अभी ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप मतलब आप किसी पर्टिकुलर वेंचर के लिए ही पार्टनरशिप में आए हो, कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बनाने के लिए पार्टनरशिप में आए हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने और उसने सोचा, ठीक है, कि हम क्या करेंगे, हम एक स्कूल बनाने वाले हैं हमारे बच्चों के लिए, ये जो बच्चे हैं उनके लिए एक स्कूल बनाने वाले हैं। सो यहाँ पर हमारी पार्टनरशिप कब तक रहेगी, जब तक कि वो स्कूल कंप्लीट नहीं हो जाता। क्या मैं कह सकती हूँ जैसे ही स्कूल कंप्लीट हो गया, हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, हमारी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। सो पर्टिकुलर पार्टनरशिप मतलब ये पार्टनरशिप बनाई जाती है फॉर अ पर्टिकुलर वेंचर, प्रोजेक्ट या फिर कोई अंडरटेकिंग। नेक्स्ट है पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड ड्यूरेशन। ये क्या है, किसी फिक्स्ड ड्यूरेशन के लिए आप पार्टनरशिप में आए हो। हमारे ढोलू और बोलू ने सोचा कि 4 साल के लिए पार्टनरशिप में आएंगे। सो जैसे ही 4 साल खत्म, पार्टनरशिप खत्म। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने सोचा 8 साल के लिए आएंगे, 8 ईयर्स खत्म, पार्टनरशिप खत्म। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप हमें पता चला। पहला पार्टनरशिप एट विल, दूसरा पर्टिकुलर पार्टनरशिप एंड थर्ड पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड ड्यूरेशन। और ऐसे काम नहीं चलेगा, यू ऑल हैव टू रिपीट विथ मी, ठीक है। सी until and unless you are not going to revise, you are not going to repeat, दिमाग में नहीं जाएगा। सो उसे रिपीट करते जाओ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर पार्टनर्स कितने तरह के होते हैं। पहले देखा था पार्टनरशिप कितने तरह के होते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। सबसे पहले हैं हमारे एक्टिव पार्टनर। एज द नेम सजेस्ट, ये पार्टनर ना एकदम एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। क्या हो रहा है, सॉरी, इन द मैनेजमेंट ऑफ द पार्टनरशिप, कि आपके पार्टनरशिप बिजनेस में क्या हो रहा है, पूरा एक्टिवली मैनेज करने वाला है। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में इसका शेयर होता है, डे टू डे बिजनेस को संभालता है। ये है हमारे एक्टिव पार्टनर्स। दूसरे होते हैं स्लीपिंग पार्टनर एंड इनका एक और नाम है डोरमेंट पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर क्या जाते से ही फर्म में सो जाएंगे, नहीं। स्लीपिंग पार्टनर्स आर दोज पार्टनर्स जो एक्टिवली डे टू डे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते। वो बोलेंगे कैपिटल चाहिए, ये लो पैसा इन्वेस्ट कर देंगे, प्रॉफिट हुआ हमें प्रॉफिट दे दो, लॉस हुआ हम लॉस बियर कर लेंगे, बट हम पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे डे टू डे मैनेजमेंट में। वो होते हैं हमारे स्लीपिंग पार्टनर्स। अभी अदर्स में ना 3 तरह के पार्टनर्स हैं। पहला है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर को हम समझेंगे कि ये 2 नाम का पार्टनर है। इस पार्टनर ने अपना नाम लेंड किया हुआ है, पार्टनरशिप फर्म को अपना नाम दिया है, सो दैट वो पार्टनरशिप फर्म को बहुत सारे बिजनेसेस मिलते हैं। सो यहाँ पर इस पर्सन का कोई इंटरेस्ट नहीं है बिजनेस में, इसने अपना नेम लेंड किया है पार्टनरशिप फर्म को। कोई भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा, ये ना ही मैनेजमेंट में पार्ट लेगा, बस अपना नेम लेंड कर रखा है, वो होता है नॉमिनल पार्टनर। नेक्स्ट है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अब पार्टनर बाय होल्डिंग आउट क्या बोलता है, अगर कोई पर्सन अपने वर्ड से या अपने कंडक्ट से, अपने एक्शन से ऐसा दिखाता है, कैसा दिखाता है, ऐसा प्रिटेंड करता है एज इफ ही इज अ
पार्टनर, तो उसे रोक दिया जाएगा। अब वो मना नहीं कर सकता कि मैं पार्टनर नहीं हूँ। सुनो सुनो सुनो, फिर से सुनो। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट क्या बोलता है? इफ अ पर्सन बाय हिज वर्ड्स और बाय हिज कंडक्ट ऐसा शो करता है एज इफ ही इज अ पार्टनर, जैसे कि वो पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है, तो बाद में वो मना नहीं कर सकता, बाद में वो नहीं बोल सकता कि मैं पार्टनर नहीं हूँ। ये है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, इंपॉर्टेंट। इसका एक और नाम है दैट इज एस्टॉपल वाला पार्टनर। एस्टॉपल मतलब यू विल बी स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग कि तुम पार्टनर नहीं हो। अभी समझना, इसके लिए एक चार्ट बनाया है प्यारा सा। ये पर्सन है अपने वर्ड या कंडक्ट से कैसा रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि ये पार्टनर है, ठीक है, वो ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा है जैसे कि वो पार्टनर है, और उसके बेसिस पर सामने वाले पर्सन ने ट्रांजेक्शन एंटर भी कर लिया है, तो बाद में ये पार्टनर को प्रिवेंट किया जाएगा, रोका जाएगा, वो ये नहीं बोल सकता कि मैं पार्टनर नहीं हूँ। इसमें मेरा एक फेमस सा एग्जाम्पल है, वी ऑल नो, हमारा घड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। अभी समझो, घड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से आपको पता है जेठालाल इज द ओनर, लेट अस अज्यूम कि वो पार्टनरशिप फॉर्म है। बावरी आती है, ठीक है, कस्टमर्स आते हैं, बावरी ना कस्टमर्स को बता रही कि हमारी टीवी है इतने इंच की है, ऐसा है वैसा है, एंड उसके ही बेसिस पर यहाँ पर ट्रांजैक्शन एंटर हो गया है। तो कहने से बावरी ने ऐसा शो किया अपने वर्ड से, अपने एक्शन से ऐसा दिखाया जैसे कि वो खुद भी पार्टनर होगी उस बिजनेस में। सो यहाँ पर बाद में बावरी कैन नॉट डिनाई फ्रॉम सेइंग कि मैं तो पार्टनर नहीं हूँ, फिर उसे उस ट्रांजैक्शन के लिए पार्टनर मान लिया जाएगा। कौन सा पार्टनर? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा माइनर एज अ पार्टनर। क्या माइनर पार्टनर बन सकता है क्या? याद करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। माइनर तो केपेबल ही नहीं है टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन फिर भी क्या वो पार्टनर बन सकता है? यस, इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म माइनर सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट के लिए पार्टनर बन सकता है। इफ एट ऑल सारे के सारे पार्टनर्स ने कंसेंट दिया है, पार्टनरशिप फर्म में जितने भी पार्टनर्स उन्होंने हाँ बोल दिया, सो माइनर कैन बी एडमिटेड ओनली फॉर द बेनिफिट्स। बेनिफिट्स के लिए ऐड कर दिया जाएगा। प्रॉफिट तो शेयर होगा इक्वली, लेकिन उसकी जो लाइबिलिटी होगी वो लिमिटेड हो जाएगी इन केस पार्टनरशिप फर्म में कोई भी लॉस होता है तो। एंड दिस वाज योर पास्ट ईयर क्वेश्चन एज वेल, ठीक है। हमने ये देखे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। अभी एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप, अगेन बुलेट पॉइंट्स पता होने चाहिए। टॉकिंग अबाउट द पार्टनरशिप, अगर पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है तो एडवांटेजेस भी हो जाएंगे। क्या चीज़? पार्टनरशिप को फॉर्म करना बड़ा इजी होता है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता है, अकेला पर्सन रिसोर्स कैसे लाएगा, राइट? तो सभी के रिसोर्सेज कंबाइन हो जाते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज कंबाइन होती है, स्किल्स कंबाइन होती है, मैनेजरियल स्किल्स, यहाँ पर सब लोग मिलजुल कर डिसीजन लेते हैं, तो बैलेंस्ड बिजनेस डिसीजन। रिस्क शेयर हो जाएगी, यहाँ पर एक अकेले पर्सन को रिस्क बियर नहीं करनी है। प्राइवेसी रहती है बिकॉज पार्टनरशिप फर्म इज नॉट रिक्वायर्ड कि अपने अकाउंट्स डिस्क्लोज करे, सो देयर इज अ प्राइवेसी। एंड लास्टली डिवीजन ऑफ वर्क, जो पर्सन जिस फील्ड में एक्सपर्ट होगा हम उसे अकॉर्डिंगली काम करते हैं, एंड जब वो काम रिपीटेटिवली होता है वो पर्सन एक्सपर्ट बन जाता है, राइट? दीज आर द एडवांटेजेस। इन टॉपिक्स पे इतना लोड नहीं लेना है। Talking about the disadvantages और limitation, uncertainty of existence, यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म का परपैचुअल सक्सेशन नहीं है, है ना, जैसे कि कंपनी में होता था। सो अगर पार्टनर्स दो है, दोनों की डेथ हो गई, पार्टनरशिप फर्म में डिसॉल्व हो जाएगी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, पर्सनल असेट्स भी लाइबल होंगे। रिस्क ऑफ डिसहार्मनी, एक अकेला पर्सन है तो सब कुछ उसके हिसाब से होता है, लेकिन जब दो या दो से ज़्यादा लोग होते हैं तो कोई कुछ और बोल रहा है, कोई कुछ और बोल रहा है, तो यहाँ पर देयर आर चांसेस कि अगर कुछ पार्टनर्स का रिजिड एटीट्यूड है, वो सुन ही नहीं रहे दूसरों का, तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। एक कॉमन डिसीजन पे आना बहुत मुश्किल हो सकता है। सी, आप इजीली पार्टनरशिप में एंटर तो हो जाओगे, इन्वेस्टमेंट तो कर दोगे, लेकिन अपना कैपिटल विड्रॉ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो सकता है। इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो पैसा इन्वेस्ट नहीं करते पार्टनरशिप फर्म में, बिकॉज पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स डिस्क्लोज नहीं होते हैं। दे आर इंटरेस्टेड मोर कि वो कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करे। सेम वे पब्लिक
का भी इतना ट्रस्ट नहीं होता है। अगर मैं तुम्हें बोलूँ अपना पैसा है, तुम्हारे पास 50,000 रुपीज़ है, तुम कहाँ इन्वेस्ट करोगे, पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस में या कंपनी में? आई नो कंपनी ही बोलोगे, बिकॉज यू नो अबाउट द कंपनी, राइट। तो यहाँ पर पब्लिक ट्रस्ट भी इतना नहीं होता है, कंट्रोल की कमी होती है, एंड लास्टली पार्टनरशिप फर्म इतना इजीली एक्सपांड नहीं होती जैसा कि एक कंपनी होती है। सो देयर इज डिफिकल्टी इन केस ऑफ एक्सपेंशन ऑल्सो। ये थे हमारे पार्टनरशिप के लिमिटेशंस। अभी यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट बनता है जिसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के अंदर कुछ की इंग्रेडिएंट्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें होगी, डेफिनेशन कि पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, पार्टनर्स क्या होते हैं, कौन सा पार्टनर कितना पैसा लेकर आ रहा है, तो कैपिटल के बारे में लिखा होगा, आपने कुछ पैसा विड्रॉ किया ड्रॉइंग के बारे में, उस पर इंटरेस्ट कितना लगेगा, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्या होगा, अकाउंटिंग कैसे होने वाली है, अगर कुछ डिस्प्यूट हो गया तो डिस्प्यूट कैसे रिजॉल्व होगा, नए पार्टनर को एडमिट कैसे करोगे, रिटायर कैसे करोगे, एकदम नॉर्मल चीज़ें जो आपके बिजनेस में होती है वो सारी चीज़ें लिखी होगी हमारे पार्टनरशिप डीड के अंदर। ठीक है, नाउ वी विल सी कि बेनिफिट्स ऑफ डीड। अगर हम ये डीड बनाते हैं तो इस डीड को बनाने के बेनिफिट क्या है। अभी बिकॉज डीड में सब कुछ लिखा हुआ है, एकदम क्लियर लिखा हुआ है, तो कभी भी कोई भी डिस्प्यूट हुआ तो बिजनेस ओनर्स क्या कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं, बिकॉज पार्टनरशिप डीड में सब कुछ लिखा हुआ है। सो इजीली सूट फाइल कर सकते हैं। अच्छा, हमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई पार्टनर्स को, मैं बोल रही हूँ नहीं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो 5% है, सामने वाला बोल रहा है 7% है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही, तो हम फटाफट पार्टनरशिप डीड खोलेंगे और देखेंगे क्या लिखा हुआ है। सो कहने से कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने में हेल्प करता है हमारा पार्टनरशिप डीड। हर एक पार्टनर की ड्यूटी लिखी होती है, समझ नहीं आ रहा क्या काम है, ये देखो पार्टनरशिप डीड। सो बेसिकली हर पार्टनर की ड्यूटी स्पेसिफाई करता है, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्या है, इन्वेस्ट कितना अमाउंट किया है, ये सभी कुछ आपकी पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा होता है, क्लियर स्पेसिफाइड होता है, सो दैट कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग अवॉइड हो जाएगी। सो दीज आर द बेनिफिट्स। अच्छा, वैसे वी नो कि पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना इज नॉट कंपलसरी, तो हमने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो क्या कुछ कॉन्सिक्वेंसेस है, डेफिनेटली यस। क्या कॉन्सिक्वेंसेस है अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो अभी समझो आपने आपकी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर नहीं करवाया, मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है इन द आइज ऑफ लॉ, बिकॉज द पार्टनरशिप फर्म इज नॉट रजिस्टर्ड। और तुम्हारी पार्टनरशिप फर्म के साथ, तुम्हारे पार्टनर के साथ किसी ने कुछ भी गलत किया है, तुम केस नहीं फाइल कर सकते हो। मीन्स यू कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट एनी फर्म, एनी पर्सन। अगर तुम्हारे साथ गलत हुआ है तो भी, ये पहला डिसएडवांटेज है। अच्छा, तुमने किसी के साथ गलत किया है, थर्ड पार्टी तो तुम्हारे अगेंस्ट केस फाइल कर सकती है, इवन दो यू आर नॉट रजिस्टर्ड, थर्ड पार्टी तो तुम्हारे अगेंस्ट केस फाइल कर सकती है, बट यू कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट द थर्ड पार्टी ऑल्सो। तुम ना तो किसी फर्म के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हो, ना किसी पर्सन के अगेंस्ट, ना किसी पार्टनर के अगेंस्ट, ना किसी थर्ड पर्सन के अगेंस्ट। पर ध्यान रखना, थर्ड पर्सन तुम्हारे अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है, ठीक है, चाहे अनरजिस्टर्ड होगी तो भी। एंड लास्टली, बिकॉज आपका पार्टनरशिप फर्म इज अनरजिस्टर्ड, आप सेट ऑफ क्लेम नहीं कर सकते हो यहाँ पर किसी भी थर्ड पार्टी से, बिकॉज आप तो एग्जिस्ट ही नहीं करते हो ना। अब समझ आ रहा है कि क्यों यहाँ पर बोला जाता है एडवाइजेबल दैट पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करवा लेना चाहिए। नहीं करवाओगे, सो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अभी इतना सब कुछ होने के बाद दीदी हमें लग गया कि पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करा देना चाहिए। सर, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है? सबसे पहले एप्लीकेशन भेजनी है। रजिस्ट्रेशन की कहाँ पर भेजेंगे हम? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास एप्लीकेशन भेजेंगे कुछ बेसिक डिटेल्स के साथ। ये सारे चार्ट्स मैंने अपने हाथों से बनाए हैं, बिलीव मी, बहुत ही ब्यूटीफुल चार्ट्स है यहाँ पर। इन्हें तुम एज इट इज़ भी एग्जाम में लिख सकते हो, अपने नोट्स में कॉपी कर सकते हो। डेफिनेटली अपनी लैंग्वेज वाले ही नोट्स यहाँ पर बनाए गए हैं। ऑल्सो अगर तुम्हें लगता है कि नोट्स हेल्पफुल है, अच्छे लग रहे वन शॉट लेक्चर्स, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स के नोट्स कैसे लग रहे हैं, बिकॉज येस, तुम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है इन सारे नोट्स को बनाने में। सो इट वुड बी हाईली अप्रिशिएबल इफ़ यू लेट मी नो कि कैसे लग रहे हैं लेक्चर्स। अच्छा,
यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करने चाह रहे पार्टनरशिप फॉर्म का। तो हमने सबसे पहले एप्लीकेशन भेजी। एप्लीकेशन में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी। क्या बेसिक? फॉर्म का नाम क्या है, बिजनेस क्या है, कहाँ पर बिजनेस कर रहे हो और कितने ड्यूरेशन के लिए पार्टनरशिप फॉर्म का बिजनेस कैरी करोगे। हर एक पार्टनर एप्लीकेशन को वेरीफाई करेगा, साइन करेगा। कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ हम लोग फीस यहाँ पर डिपॉजिट कराएंगे। डॉक्यूमेंट्स क्या है? एफिडेविट। एफिडेविट मतलब डिक्लेरेशन कि जो भी बिजनेस कर रहे हैं वो लॉफुल बिजनेस कैरी ऑन हो रहा है। प्रूफ ऑफ ओनरशिप, अगर आप ही की प्लेस है जहाँ पर बिजनेस हो रहा है तो उसका प्रूफ दे दो। रेंटेड है तो रेंट अग्रीमेंट दे दो। एंड पार्टनरशिप डीड का कॉपी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन के साथ अटैच होंगे। अटैच करके रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास भेजेंगे। एंड इफ द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म सेटिस्फाइड, वो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे देगा। एंड येस, योर पार्टनरशिप फर्म इज रजिस्टर्ड। ये रजिस्ट्रेशन हमने देखा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर। अभी एक और रजिस्ट्रेशन करवाना होता है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, क्योंकि पैसा कमा रहे हो ना तो इनकम टैक्स देना पड़ेगा। सो इट इज कंपलसरी। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर कंपलसरी नहीं है रजिस्टर कराना, पर इनकम टैक्स के अंदर इट इज कंपलसरी टू रजिस्टर द पार्टनरशिप फॉर्म। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर करवाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर एक पैन कार्ड होने के लिए आईटी डिपार्टमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जैसे ही पैन नंबर मिल जाएगा आपको, आप अपना नया बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हो और बिजनेस एक्टिविटीज़ मैनेज कर सकते हो। एंड दैट इज़ अबाउट आवर पार्टनरशिप। ठीक है, क्या दिमाग में चला गया? नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पर HUF। अभी HUF क्या है? HUF इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। HUF क्या है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, और हम इसे बोल सकते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इस HUF बिजनेस में एक फैमिली होती है जो आगे से आगे इस बिजनेस को कैरी ऑन कर रही है। द पर्सन जो पूरे बिजनेस को मैनेज करता है वो होता है एल्डेस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली, जिसे बोला जाता है यहाँ पर कर्ता। ये जो होता है ये होता है एल्डेस्ट मेल मेंबर एंड ही इज नोन एज कर्ता। कर्ता के अलावा बाकी सारे फैमिली मेंबर्स को बोला जाता है को पार्टनर्स। अबे बिकॉज कर्ता ही सब कुछ मैनेज कर रहा है, कर्ता का लाइबिलिटी यहाँ पर होता है अनलिमिटेड और बाकी सारे पार्टनर्स का लाइबिलिटी इज लिमिटेड, बिकॉज यहाँ पर कर्ता के ऊपर सारा डिसीजन मेकिंग पावर होता है। अच्छा, इन द केस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ना, एक पर्सन यहाँ पर मेंबर बन जाता है इस बिजनेस का ओनली बाय वर्च्यू ऑफ बर्थ। जनरली अ माइनर इज नॉट एलिजिबल टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन इन केस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, एज सून एज यू आर बॉर्न इन द फैमिली, आप उस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के मेंबर बन जाते हो। सो दीज आर बेसिकली द फीचर्स ऑफ HUF बिजनेस। Now we will see the benefits कि HUF के benefits क्या हैं। As I have told you कि यहाँ पर कोई legal formalities नहीं है HUF को start करने के लिए, so कहने से easily start हो जाता है, easy हो जाएगा HUF को start करना। पूरे HUF को कौन manage करता है? एक ही person manage करता है, एक ही person control करता है, that is कर्ता। और जब एक अकेला person management और control करता है, the management becomes efficient। तो efficient management and control है, secrecy maintain होती है, सारी की सारी डिसीजन मेकिंग पावर इज विद कर्ता। सो उसे पता है आगे वो क्या करने वाला है, तो यहाँ पे सीक्रेट्स मेंटेन्ड रहते हैं। प्रॉम्प्ट डिसीजन, अच्छा तुम्हें अकेले को कोई डिसीजन लेना है तो तुम फास्ट डिसीजन लोगे, वही किसी से मिलजुल कर डिस्कस करके डिसीजन लेना है तो इट विल टेक टाइम, सबका अलग अलग ओपिनियन हो सकता है। इन द केस ऑफ HUF करता ही सारे डिसीजन लेता है, तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट डिसीजन है, फास्ट डिसीजन होता है। इकोनॉमी, अभी कर्ता इज द एल्डेस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली। सो कहने से कि तुम तुम्हारे घर पर भी देखोगे तुम्हारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, बहुत सोच समझ के पैसा खर्च करते हैं ना, हमारी तरह से फटफट पैसा खर्च नहीं करते हैं, बहुत सोच समझ के पैसा खर्च करेंगे। वही बोला है बिकॉज द मैनेजमेंट इज इन द हैंड्स ऑफ कर्ता हु इज द एल्डेस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली। यहाँ पर पैसे को कॉशन के साथ खर्च करेगा विच मेंटेन्स द इकोनॉमी।
क्रेडिट फैसिलिटीज, अभी कर्ता इज द एल्डेस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली, है ना, कर्ता को सभी लोग जानते हैं। इफ इट ऑल तुम्हारे बिजनेस में पैसे की ज़रूरत हुई तो कर्ता को इजीली क्रेडिट मिल जाएगा बिकॉज ऑफ इट्स रेप्यूटेशन। एक्सपांडेड लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन, कितना भी लड़ लो, अभी घर में कितनी भी लड़ाई कर लो, लेकिन फिर से जब भी घर वालों को ज़रूरत होती है हम स्टैंड करते हैं उनके लिए, राइट। जैसे इफ़ आई टॉक अबाउट द फ्रेंड्स, जस्ट अ सेकेंड। सो इफ़ आई टॉक कि अगर फैमिली में कुछ भी हो जाए सो वो स्टैंड बाय करते हैं, तो यहाँ पर क्योंकि लॉयल्टी रहती है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन रहता है, एंड इसी वजह से द बिजनेस रन्स स्मूथली एंड एफिशिएंटली बिकॉज है तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन ही ना बिटवीन द फैमिली मेंबर्स। लास्टली फ्रीडम रिगार्डिंग द सिलेक्शन ऑफ बिजनेस, यहाँ पर कर्ता के पास फ्रीडम रहती है, वो अपने अकॉर्डिंग बिजनेस सेलेक्ट कर सकता है, इट इज़ हिज चॉइस कि कौन सा बिजनेस करना है, एंड दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इफ यू सी विल सी तो ऑलमोस्ट बेनिफिट्स इज लिंक्ड विथ कर्ता, वो कर्ता से ही लिंक है। इजी होता है स्टार्ट करना, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल एफिशिएंट होगा, सीक्रेसी मेंटेन रहती है, प्लीज रिपीट विथ मी, प्रॉम्प्ट डिसीजन होता है, क्रेडिट फैसिलिटीज मिलेगी, नेचुरल लव एंड अफेक्शन है इसीलिए एक्सपांडेड लॉयल्टी एंड कॉपरेशन रहता है, फ्रीडम टू सेलेक्ट द बिजनेस, कर्ता इज द एल्डेस्ट मेल मेंबर तो इकोनॉमी रहेगी, ही इज गोइंग टू स्पेंड द मनी विथ ग्रेट कॉशन एंड इकोनॉमी। नाउ वी विल सी द लिमिटेशंस ऑफ HUF कि क्या डिसएडवांटेजेस रहते हैं। अभी कहना ही से कि कर्ता ही सारे डिसीजन ले रहा है तो फैमिली मेंबर्स को लगेगा कि यार सारे डिसीजन यही ले रहा है, देयर कुड बी द डोमिनेंस ऑफ कर्ता, वो यहाँ पर डोमिनेंट पोजीशन में है बिकॉज सारे के सारे डिसीजन वही ले रहा है, हो सकता है बाकी मेंबर्स को एक्सेप्टेबल ना हो। अभी एक अकेला पर्सन कितना दिमाग लगाएगा ना, सो यहाँ पे मैनेजरियल स्किल्स भी लिमिटेड हो सकती है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि कर्ता हर एक फील्ड में एक्सपर्ट हो, मे बी देर आर चांसेस बिकॉज डिसीजन मेकिंग पावर उसके हाथ में है, ही कैन मिसयूज हिज पावर, अनड्यू एडवांटेज ले सकता है। सो एक और डिसएडवांटेज हो गया हमारा मिसयूज ऑफ पावर का। अच्छा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता, कर्ता सारे डिसीजंस ले रहा है तो कर्ता की लाइबिलिटी भी तो अनलिमिटेड होती है फॉर कर्ता, दिस इज द लिमिटेशन। लिमिटेड रिसोर्सेज, सी HUF बिजनेस डिपेंड करता है आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे, ठीक है। सो यहाँ पर मोस्टली इट डिपेंड्स अपॉन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, इसीलिए ये हो गया कि आपके रिसोर्सेज लिमिटेड यहाँ पर रहते हैं और ना ही कोई बाहर वाला पर्सन आपके HUF बिजनेस में मेंबर बन सकता है। एज द नेम सजेस्ट जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, अगर तुम उस फैमिली के मेंबर हो तभी 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 तुम उस बिजनेस में यहाँ पर आ सकते हो, अदरवाइज कोई बाहर वाला पर्सन, थर्ड पर्सन कैन नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ HUF। दीज आर द डिसएडवांटेजेस। अच्छा, अभी HUF का रजिस्ट्रेशन कैसे होने वाला है। रजिस्ट्रेशन इज समथिंग जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, एंड दिस इज समथिंग जो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है कि रजिस्ट्रेशन याद कैसे करें, बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है रिपीटेड पॉइंट से, इवन इफ तुम तुम्हारा मॉड्यूल देखोगे तो भी। एंड इसीलिए टू मेक दिस ऑल द थिंग्स ईजियर मैंने मेरे नादान परिंदों के लिए पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस लिखा है, यू कैन सी दैट, सिर्फ इतना ही सफिशिएंट है। ओके, सो सबसे पहले क्या होगा, यू हैव टू क्रिएट अ HUF डीड। यहाँ पर एक HUF डीड क्रिएट करनी है, इसको याद करने का टेक्निक बताऊंगे। HUF डीड क्रिएट किया, अब मेंबर से डिक्लेरेशन ले लो, जो सारे के सारे को पार्टनर्स है, दे आर गोइंग टू डिक्लेयर कि हम पावर दे रहे हैं कर्ता को, कर्ता के पास पावर है अकाउंट्स को मैनेज करने की, हम बोल रहे हैं कि कर्ता के पास राइट है हमारे बिहाफ पे सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स कर सकता है। सो हमने HUF डीड बनाई, मेंबर्स ने डिक्लेरेशन दिया, अब इस डीड को नोटराइज करा के डीड को हम रजिस्टर करवा देंगे। जैसे ही डीड रजिस्टर होगी आपको पैन मिल जाएगा, कर्ता क्या करेगा, HUF के पैन के लिए अप्लाई करेगा एंड लास्टली बैंक अकाउंट ओपन करवा देगा। इतना ही है। फिर से क्या करेंगे, HUF डीड बनाएंगे, हाँ जी, डिक्लेरेशन लिया मेंबर्स ने कि कर्ता के पास पावर है अकाउंट्स मैनेज करने की, हमारे बिहाफ पे ट्रांजेक्शन्स वो कर रहा है, डीड को नोटराइज कराया, रजिस्टर कराया, पैन के लिए अप्लाई किया, पैन मिला, बैंक अकाउंट ओपन करवा देंगे इन द नेम ऑफ HUF।
अभी जब मैं बोलती हूँ क्रिएट ए HUF डीड, तो यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स है रिलेटेड टू HUF डीड फर्स्ट में जो आपको पता होने चाहिए। क्या बोलता है कि HUF डीड एक रिटर्न फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जो कि स्टैम्प पेपर पे बनता है। तो HUF डीड स्टैम्प पेपर पे बनाई जाएगी, रिटर्न फॉर्मल डॉक्यूमेंट है। यहाँ पर HUF डीड में बेसिक चीज़ें लिखी होगी। क्या HUF का नाम क्या है वो लिखा होगा, और वो क्या होता है जनरली कर्ता का नाम, इट मेंशंस द नेम ऑफ कर्ता, और HUF होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलती हूँ कर्ता का नाम है राम कुमार, तो राम कुमार HUF, इस तरह से HUF का नाम होता है। सो जनरली इट विल इंक्लूड द नेम ऑफ कर्ता एंड देन लास्ट में HUF होता है। नेम ऑफ HUF होगा, नेम ऑफ कर्ता होगा, डिटेल्स होगी को पार्टनर्स की कि कौन को पार्टनर्स, एंड लास्टली इट विल मेंशन कि कितने कैपिटल से आपका HUF स्टार्ट हुआ है, एंड दिस इज इट। ठीक है, दिस इज द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ द HUF। नेक्स्ट इज की पॉइंट्स क्या है इन द क्रिएशन ऑफ HUF यहाँ पर, एंड हम लोग की पॉइंट्स देखते हैं। ठीक है, सो वाइल क्रिएटिंग HUF किन किन की पॉइंट्स का ध्यान रखना है। सबसे पहला तो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग HUF इज कंसिडर्ड एज अ सेपरेट एंटिटी। जनरली हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस और मेंबर्स को एक ही माना जाता है, बट इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग उससे अलग माना जाएगा, सेपरेट लीगल एंटिटी माना जाएगा। साथ ही साथ जो टैक्स रेट HUF पे एप्लीकेबल होती है वो सेम टैक्स रेट है जस्ट लाइक एक इंडिविजुअल पर्सन पे एप्लीकेबल होगी। ये सभी ना ऑलमोस्ट हम टैक्स के रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं, टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा जा रहा है। अच्छा, HUF बनाने के लिए प्री रिक्विजिट क्या होता है? प्रॉपर्टी प्री रिक्विजिट होता है या मल्टीपल मेंबर्स प्री रिक्विजिट होता है? क्या ऐसा कुछ भी नहीं है। नीदर ऐसा जरूरी नहीं कि आपके पास बड़ी सी प्रॉपर्टी होना चाहिए, ना ही ऐसा जरूरी है कि मल्टीपल मेंबर्स होना चाहिए। बस यू वुड रिक्वायर अ फैमिली टू स्टार्ट अ HUF बिजनेस। अगर कोई भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है और उससे इनकम आ रही है, आपके पास पता है कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, आपके दादा परदादा की प्रॉपर्टी है, एंड यू आर जनरेटिंग इनकम फ्रॉम दैम, तो बेटर रहेगा कि उसको HUF को ट्रांसफर कर दी जाए। अच्छा, क्या आप अपने असेट्स, खुद के असेट, खुद के पैसे HUF को ट्रांसफर कर सकते हो? क्या वो नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी सोल्ड कर दी। जो आपके एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी थी, आपने उस प्रॉपर्टी को सोल्ड कर दिया, बिकॉज दैट इज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। आप उसका पैसा HUF में ट्रांसफर कर सकते हो। जो भी प्राइस पे आपने सोल्ड किया है वो पैसा HUF पे ट्रांसफर हो जाएगा। अच्छा, जो भी प्रॉपर्टी की इनकम आई है, क्या वो कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं? HUF के नाम पर आप उसे इन्वेस्ट कर सकते हो म्यूचुअल फंड्स में, शेयर्स में, लेकिन द कंडीशन इज इट शुड बी इन्वेस्टेड इन द नेम ऑफ HUF ओनली। कोई भी गिफ्ट रिसीव हुआ है बर्थडे पे, मैरिज में, तो उसे HUF के एसेट का पार्ट ट्रीट किया जा सकता है। एंड दीज आर द की पॉइंट्स विच शुड बी कंसिडर्ड इन क्रिएशन ऑफ HUF। ये पता होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इन की पॉइंट्स वाले टॉपिक से। केस लॉ। अच्छा, ये केस लॉ बेसिकली क्या बोलता है? इट वॉज एस्टैब्लिश इन द केस ऑफ विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा एंड अदर्स। इफ यू विल सी, ये पुराना नहीं है, 2020 का ही केस लॉ है। इस केस लॉ के अकॉर्डिंग बेसिकली बोला था जो HUF बिजनेस होता है, क्या सिर्फ और सिर्फ उसमें मेल मेंबर्स का ही राइट है? क्या फीमेल मेंबर्स का राइट नहीं है क्या? सो सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में ये डिसीजन दिया है टू रिमूव द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ऑल्सो, कि यहाँ पर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में डॉटर्स एज वेल एज सन दोनों का ही इक्वल राइट रहता है, दोनों को ही को पार्टनर्स यहाँ पर माना जाएगा। हम कोई भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। इवन दो ये हुआ 2020 में डिसाइड, और ये एक्ट जब आया है तब से लेकर जितनी भी प्रॉपर्टीज है उसमें फीमेल मेंबर्स का इक्वल राइट होता है। सो क्या मैं कह सकती हूँ ये जो एक्ट है वो रेट्रोस्पेक्टिवली लग रहा है, प्रोस्पेक्टिवली नहीं लग रहा। प्रोस्पेक्टिवली मतलब होता है जब से ये डिसीजन हुआ है वहां से अब जो भी होगा। रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब पहले भी यही डिसीजन माना जाएगा, जो पहले के केसेस है उसमें भी फीमेल मेंबर्स का इक्वल राइट होगा। सो बर्थ डेट मैटर नहीं करती
मिलती हैं, चाहे फादर अलाइव हो चाहे फादर अलाइव ना हो, लेकिन यस अभी डॉटर्स को इक्वल शेयर मिलने वाला है को पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में। दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट और यही हमारा कंक्लूजन भी है कि यहाँ पर हिंदू वुमेन को राइट मिलेगा, दे कैन बिकम द को पार्टनर्स, दे कैन बिकम द लीगल हायर, जैसा कि हमारे मेल मेंबर बनते हैं। एंड दैट इज अबाउट हमारा HUF। नेक्स्ट आता है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। एज द नेम सजेस्ट ये कोऑपरेटिव सोसाइटी विल बी इन डिफरेंट स्टेट, एक ही स्टेट में नहीं होती है। इसका एक्ट है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 एंड उसके अंदर रजिस्टर होती है। बेसिकली इट इज प्रेजेंटेड इन मोर देन वन स्टेट और ये अपने मेंबर्स के इंटरेस्ट को सर्व करती है। ये किस प्रिंसिपल पे है? ये सेल्फ हेल्प वाले प्रिंसिपल पे, म्यूचुअल हेल्प वाले प्रिंसिपल पे काम करती है, जैसे कि डेयरी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, फार्मिंग हो गया। इस तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है हमारी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो आखिरकार इन MSCs को बनाने के बेनिफिट्स क्या है? एंड ये क्वेश्चन पूछा गया था तुम्हारे पास्ट ईयर पेपर में। अब यू कैन सी कितना सिंपल क्वेश्चन है ये। डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाया क्यों जाता है। सबसे पहले लोन प्रोवाइड करती है, वो भी बहुत रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। जो पुअर है, जो ज़्यादा इंटरेस्ट पे नहीं कर पाते, उन्हें लोन मिलेगा रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। पैन इंडिया फंक्शन करती है, जैसा कि नाम ही बोलता है मल्टीपल स्टेट्स में है, पैन इंडिया फंक्शन करती है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग स्टेट्स में उसकी ब्रांचेस ओपन कर सकती है। नॉट ओनली दिस, इसका जो कंप्लायंस कॉस्ट है, लॉज रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना है, वो कंप्लायंस कॉस्ट भी बहुत कम होता है। एंड साथ ही साथ ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी किसकी होती है? ये अपने कस्टमर्स को ही लोन देती है। और क्या मैं बोल सकती हूँ, जो कस्टमर्स होते हैं वो ओनर ही होते हैं, वो मेंबर ही होते हैं। इट मीन्स ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जो मेंबर्स हैं, ये मेंबर्स ही कस्टमर्स हैं, ये मेंबर्स ही ओनर्स हैं। सो वन एंड द सेम, सभी एक ही बात हो गई है यहाँ पर। ये मेंबर्स को बिलोंग करती, मेंबर्स आर द कस्टमर्स एंड दोज आर द ओनर्स ऑल्सो। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। आई वॉन्ट यू ऑल टू रिपीट इट विथ मी सो दैट दिमाग में जाएगा। सबसे पहला, पैन इंडिया फंक्शन करती है, लो कंप्लाइंस कॉस्ट है, रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलता है, इट बिलोंग्स टू इट्स मेंबर्स, जो उसके कस्टमर्स है, जो उसके ओनर्स है, and that is it। अच्छा, अभी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म कैसे करना चाहिए, कितने लोग चाहिए फॉर्म करने के, क्या प्रोसीजर होता है, वो हम देखेंगे। सबसे पहले यू वुड रिक्वायर एटलीस्ट 50 मेंबर्स फ्रॉम ईच स्टेट। हर स्टेट से 50 इंडिविजुअल मेंबर्स चाहिए। यहाँ पर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी भी दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हो सकती है। वो कितने होने चाहिए? एटलीस्ट 5 कोऑपरेटिव सोसाइटी होनी चाहिए। अगर इंडिविजुअल है तो 50 इंडिविजुअल मेंबर्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो एटलीस्ट 5 कोऑपरेटिव सोसाइटी यहाँ पर होनी चाहिए। अभी ये क्या करेंगे, ये लोग एप्लीकेशन भेजेंगे। कौन? इधर 50 मेंबर्स, जो 50 इंडिविजुअल्स है वो भेजेंगे, या फिर 5 कोऑपरेटिव सोसाइटी यहाँ पर एप्लीकेशन भेजेंगे। ठीक है, ये एप्लीकेशन भेजेंगे कौन से फॉर्म में? फॉर्म 1। येस, यू शुड नो द फॉर्म। फॉर्म 1 के साथ कुछ अटैचमेंट्स जाने वाले हैं। यहाँ पर मैंने अटैचमेंट्स को भी सिंप्लीफाई कर दिया है। क्या जाएगा? कॉन्टैक्ट नंबर जाएगा, नेम जाएगा चीफ प्रमोटर ऑफ सोसाइटी का, जो लॉज है उसकी 4 कॉपीज जाएगी। स्कीम क्या है? प्रपोज्ड स्कीम, रिजोल्यूशन जो पास किया, बैंक स्टेटमेंट विथ शोइंग क्रेडिट बैलेंस की बैंक में पॉजिटिव बैलेंस तो है ना। ठीक है, फिर आपका प्रपोज एरिया ऑफ ऑपरेशन, किधर ऑपरेट करोगे, कौन से स्टेट में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, एंड लास्टली मेंबर्स कौन है तो उनका लिस्ट। ये एप्लीकेशन विद फॉर्म 1 एंड अटैचमेंट किसको भेजी जाएगी? सेंट्रल रजिस्ट्रार को भेजी जाएगी। सेंट्रल रजिस्ट्रार को 4 मंथ्स के अंदर अंदर या तो एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। एक्सेप्ट किया, सोसाइटी स्टैब्लिश होगी, रिजेक्ट किया तो सोसाइटी स्टैब्लिश नहीं हो पाएगी। मैम 4 मंथ्स हो गए, कोई रिप्लाई नहीं दे रहे। सो अगर 4 मंथ्स में कोई रिप्लाई नहीं आता है सेंट्रल रजिस्ट्रार की तरफ से, इट विल ट्रीटेड एज डीम्ड एक्सेप्टेंस। मानो या ना मानो, मान लिया जाएगा कि उन्होंने हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर दी है। एंड दिस इज द क्वेश्चन जो काफ़ी बार रिपीटेड पूछा जाता है।
हमारा फॉर्मेशन ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। इतना ही था। नेक्स्ट बढ़ते हैं सोल प्रोपराइटरशिप के ऊपर। अभी सोल प्रोपराइटरशिप क्या, एक अकेला पर्सन जब सोचता है मुझे कुछ बिजनेस करना है, आई वांट टू ओन इट, आई वांट टू मैनेज इट, आई वांट टू कंट्रोल इट, सभी कुछ मैं ही करने वाला हूँ, जस्ट लाइक आर पोपटलाल। सो पोपटलाल ने सोचा कि मैं बिजनेस करता हूँ सोल प्रोपराइटरशिप का, मैं ही ओनर हूँ, मैं ही मैनेज करूँगा, मैं ही सब कुछ कंट्रोल करने वाला हूँ, तो मैं कह सकती हूँ ये इसका सोल प्रोपराइटरशिप बिजनेस है। अभी यू कैन टेल मी द एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, थोड़े से दिमाग लगा के। सोल प्रोपराइटरशिप है, एडवांटेजेस क्या होंगे, खुद ही मैनेज करने वाला है, फटाफट डिसीजन मेकिंग पावर उसके पास आ जाएगी। ओके दीदी, अच्छा सारा का सारा प्रॉफिट उसी के पॉकेट में जाने वाला है, किसी के साथ शेयर नहीं करना है। येस डेफिनेटली एक ये एडवांटेज हो गया। क्या मैं कह सकती हूँ ईजी फॉर्मेशन हो गया। पोपटलाल ने सोचा यार बहुत हो गया, अब मुझे नया बिजनेस करना है, तो आज सोचा कल बिजनेस कर सकता है, ईजी फॉर्मेशन हो गया। जो भी सारी बिजनेस की बातें हैं वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी, वो किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, उसके सीक्रेट्स ही रहने वाले हैं। यस तो ये सभी क्या है, सोल प्रोपराइटरशिप के एडवांटेजेस हो गए। इजीली फॉर्म करोगे, स्विफ्ट डिसीजन, इजी डिसीजन ले पाओगे, सारा प्रॉफिट उसी की पॉकेट में जाएगा, सोल बेनिफिशियरी ऑफ प्रॉफिट। इनएक्सपेंसिव मैनेजमेंट, मतलब ज़्यादा लोगों को अपॉइंट नहीं करना है, आप अकेले सभी कुछ मैनेज कर रहे हो, स्पेशलिस्ट की ज़रूरत नहीं है। कॉन्फिडेंशियलिटी, सीक्रेट्स मेंटेन रहेंगे। लेसर पेपर वर्क, अभी बिकॉज इट इज अ सोल प्रोपराइटरशिप बिजनेस, यहाँ पर ज़्यादा पेपर वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, लेस पेपर वर्क होगा। एंड सिंपल टैक्स कैलकुलेशन, क्योंकि बिजनेस की इनकम विल बी एडेड इन द इनकम ऑफ द सोल प्रोपराइटर, इंडिविजुअल इनकम की तरह टैक्स लगेगा। एंड दीज आर द मेरिट्स। सो सिंपल, सो इजी। अभी देखते हैं लिमिटेशंस क्या होगी। एक तो हमें लग रहा है लिमिटेशन कि मैम वो अकेला पर्सन कितना कुछ संभालेगा ना, सो कहने से मैनेजरियल स्किल कम होती है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो हर एक फील्ड में एक्सपर्ट हो। हाँ दूसरा रिस्क भी ज़्यादा है यहाँ पर, सारा रिस्क उसका। थर्ड अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। येस तो देखो अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेशन ऑफ मैनेजरियल स्किल, फिर यहाँ पर लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज, वो सारी चीज़ें एक साथ नहीं ला सकता अभी। बिकॉज अगर आज मैं सोचती हूँ मुझे एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई भी पर्सन अपनी सेविंग्स लेकर आएगा, थोड़ा बहुत बैंक से पैसा लेकर आ जाएगा, लेकिन बाकी का क्या, बैंक्स भी जनरली पैसा उन्हें देंगे जो वेल इस्टेब्लिश्ड बिजनेस होंगे, एक साथ बहुत सारे पैसा नहीं मिलेगा। सो क्या मैं कह सकती हूँ सोल प्रोपराइटरशिप में लिमिटेड होते हैं हमारे रिसोर्सेज, लैक ऑफ कंटिन्यूटी होती है। जो पर्सन बिजनेस कर रहा है अगर उसका डेथ हो गया, वो इंसॉल्वेंट हो गया, या फिर कुछ भी ऐसा मेंटली फिजिकली इनकेपेबल हो गया, तो उसका बिजनेस तो बंद ना। सो लैक ऑफ कंटिन्यूटी होता है। सेलिंग द बिजनेस इज अ चैलेंज, सोल प्रोपराइटरशिप वाला बिजनेस बेचना एज एक्चुअली अ चैलेंज। अगर मैं तुम्हें बोलूँ एक कंपनी है जो सेल हो रही है, एक बिजनेस है सोल प्रोपराइटरशिप वाला, वो सेल हो रहा है, मोस्ट ऑफ यू विल प्रेफर कि कंपनी ही लेंगे दीदी हम, तो वही तो चीज़ है। आई एम नॉट सेइंग कि सोल प्रोपराइटरशिप वाला बिजनेस बेचना इज इम्पॉसिबल, बट इट इज एक्चुअली अ चैलेंज विच बिकम्स द लिमिटेशन ऑफ सोल प्रोपराइटरशिप। एंड येस बिकॉज आप अकेले हो तो यहाँ पर थोड़ा रिस्क रहता है इन डिसीजन मेकिंग। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ सोल प्रोपराइटरशिप। अभी क्या सोल प्रोपराइटरशिप फर्म को रजिस्टर कराना कंपलसरी होता है क्या? सो जनरली कोई भी डीड और अग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है इन केस ऑफ सोल प्रोपराइटरशिप, लेकिन यस कुछ लॉज के अंदर, कुछ एक्ट के अंदर बोला गया है कि आप रजिस्ट्रेशन करवा दो डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पेक्टिव स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन से एक्ट के अंदर रजिस्टर करवाना चाहिए सोल प्रोपराइटरशिप बिजनेस को। द फर्स्ट वन इज शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, डिपेंड करता है कौन से स्टेट में हो। प्रोफेशनल टैक्स वाला लॉ, रजिस्ट्रेशन अंडर MSMED। सो अगर आपने सोल प्रोपराइटरशिप को रजिस्टर करा रखा है एज ए MSME, उद्यम रजिस्ट्रेशन ले रखा है, तो उधर रजिस्ट्रेशन चाहिए। GST रजिस्ट्रेशन, IPR लॉज रजिस्ट्रेशन, इन लॉज के अंदर आप आपके सोल प्रोपराइटरशिप बिजनेस को रजिस्टर करवा सकते हो। दीज आर द 5 लॉज। कौन कौन से हैं? शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, लॉ रिलेटेड टू प्रोफेशनल टैक्स, GST, IPR एंड MSMED एक्ट। एंड दिस इज अबाउट हमारा सोल प्रोपराइटरशिप। नेक्स्ट है हमारा ट्रस्ट। क्या होता है ये ट्रस्ट? दीदी क्या ही बात करूँ, ट्रस्ट, भरोसा, हमें ट्रस्ट है उस पर। ट्रस्ट वही होता है जो अक्सर तोड़ दिया जाता है? नहीं,
बाहर निकलो अपने आशिक एरा से। व्हाट इज अ ट्रस्ट? सो बेसिकली जब एक पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है किसी और को, ठीक है, ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है किसी और को और किसी और के बेनिफिट के लिए, इसे कहा जाता है ट्रस्ट। जो पर्सन प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है ही इज ऑथर, ठीक है। जिस पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, जो प्रॉपर्टी को मैनेज कर रहा है, वो है ट्रस्टी। जिसके बेनिफिट के लिए होती है उसे हम बोलते हैं बेनिफिशियरीज। सो बेसिकली कहने से ट्रस्ट मतलब सिंपली अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय वन पर्सन टू अनदर। जो पर्सन प्रॉपर्टी को मैनेज करता है बट किसी और के बेनिफिट के लिए, जिसे हम बेनिफिशियरीज कहेंगे। क्या ये प्रॉपर्टी लीगली ट्रांसफर होती है? यस। ये जो मैंने बताया, ऑथर जिसे हम लोग सेटलर भी बोलते हैं, जिसे ट्रस्टर भी बोलते हैं, ये पर्सन लीगली अपनी प्रॉपर्टी की ओनरशिप ट्रस्टी को दे देता है एंड ट्रस्टी उस प्रॉपर्टी को मैनेज करता है फॉर द बेनिफिशियरीज। यू कैन सी यहाँ पर देखो एक बार इसको पूरा चार्ट बनाया है सो दैट यू विल नो द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्ट। ओके, सो कैन आई से ट्रस्ट में देर आर थ्री पार्टीज। पहला ऑथर, सेटलर या ट्रस्टर जो अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है, जिसको ट्रांसफर कर रहा है, एंड द पर्सन हु इज मैनेजिंग द प्रॉपर्टी वो ट्रस्टी है, जिसके लिए मैनेज कर रहा है, जिसके बेनिफिट के लिए उसे हम बेनिफिशियरीज बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर जब ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है एक डॉक्यूमेंट बनता है ट्रस्ट डीड, एंड वो ट्रस्ट डीड लीगली कंपलसरी रजिस्टर्ड होना चाहिए विच ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी। अभी ये ट्रस्ट किस किस पर्पस के लिए बनाई जाती है? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रस्ट? और एकदम प्यारा सा क्वेश्चन है, ट्रस्ट को आप बना सकते हो क्या किसी अनलॉफुल पर्पस के लिए? नहीं। अ ट्रस्ट में बी क्रिएटेड ओनली एंड ओनली फॉर द लॉफुल पर्पस। और जब हम बोलते हैं कि ट्रस्ट को सिर्फ लॉफुल पर्पस के लिए क्रिएट करना है, अगेन क्वेश्चन आता है लॉफुल पर्पस मतलब क्या? तो बोला गया है इनके अलावा सभी लॉफुल है, मतलब आपके पर्पस को लॉफुल माना जाएगा अनलेस एंड अनटिल ये ना हो। तो आपका जो ट्रस्ट का पर्पस है वो लॉफुल माना जाएगा अनलेस ऐसा कोई काम कर रहे हो विच इज फॉरबिडन बाय लॉ। फॉरबिडन बाय लॉ यानी कि लॉ के द्वारा मना कर रखा है। ऐसा कुछ कर रहे हो जो लॉ के प्रोविजंस को डिफीट करता है, लॉ की बातों का उल्लंघन करता है। ऐसा कुछ कर रहे हो जिससे आप फ्रॉड कर रहे हो तो वो लॉफुल नहीं होगा। जिससे आपकी पब्लिक की प्रॉपर्टी इंजर्ड हो रही है यहाँ पर, जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, आप ऐसा कुछ कर रहे हो। एंड लास्टली इफ यू आर डूइंग समथिंग जो कि इमोरल है तो ये भी लॉफुल नहीं होगा, कोर्ट को लगता है वो इमोरल है। सो जनरली ट्रस्ट में भी क्रिएटेड ओनली फॉर लॉफुल पर्पस। एक पर्पस लॉफुल कब माना जाएगा? अनलेस इट इज forbidden by law, defeat the provisions of law, fraudulent implies injury to the property or the person, and lastly कोर्ट इसे कैसा मानता है? immoral। ठीक है, अभी हु कैन क्रिएट अ ट्रस्ट, क्या क्वेश्चन है, मतलब क्या ही क्वेश्चन है। ट्रस्ट कौन क्रिएट कर सकता है? तो ट्रस्ट को कोई भी कंपनी क्रिएट कर सकती है। वुमेन को स्पेसिफिकली मेंशन किया, वुमेन क्रिएट कर सकती है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इट मीन्स जो ग्रुप ऑफ पर्सन है मिलके भी ट्रस्ट क्रिएट कर सकते हैं। HUF क्रिएट कर सकता है। हर पर्सन जो कि केपेबल है टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट वो क्रिएट कर सकता है। क्वेश्चन आता है क्या माइनर क्रिएट कर सकता है? जनरली नहीं, बट विद द परमिशन ऑफ प्रिंसिपल सिविल जज उनको अलाउड किया गया है। सो ये पर्सन्स ट्रस्ट क्रिएट कर सकते। कौन कौन कौन? कंपनी, वुमेन, HUF, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, हर पर्सन जो कि केपेबल है ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, माइनर विद द परमिशन ऑफ प्रिंसिपल सिविल जज, वो क्या कर सकते हैं? ट्रस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। अभी ठीक है, तो ट्रस्ट को क्रिएट कर दिया, ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देखेंगे। अगेन यू विल फाइंड अ ब्यूटिफुल से चार्ट जहाँ पर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट तुम्हें दिख रहा होगा। ठीक है,
सो ट्रस्ट डीड बनाना तो कंपलसरी है। सबसे पहले एक ट्रस्ट डीड क्रिएट होती है स्टैम्प पेपर पर, उसे प्रिंट करवाया जाएगा ऑफ अप्रोप्रिएट वैल्यू। यहाँ पर हमने ट्रस्ट डीड बना दी स्टैम्प पेपर पर। क्या ट्रस्ट डीड किसी भी लैंग्वेज में बना सकते हो? येस, इट कैन बी क्रिएटेड इन एनी लैंग्वेज, पर ध्यान रखना कोई टेक्निकल वर्ड्स की जरूरत नहीं है, किसी भी लैंग्वेज में आपने ट्रस्ट डीड बना दी। अभी हमने ट्रस्ट डीड बनाई, हम क्या करेंगे, सिग्नेचर ले लेंगे उस ट्रस्ट डीड पे। किसकी सिग्नेचर लेंगे? जो आपका ऑथर है, जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, उसके, ट्रस्टी के एंड विटनेस के सिग्नेचर ले लिए जाएंगे ट्रस्ट डीड पे। क्या करा, ट्रस्ट डीड बनाई, ट्रस्ट डीड पे सिग्नेचर ले लिया। अब उस ट्रस्ट डीड को रजिस्टर करवाएंगे सब रजिस्ट्रार के पास और उसे फीस भी दे देंगे। यहाँ पर जब हम ट्रस्ट डीड को रजिस्टर कराते हैं, एक ओरिजिनल ट्रस्ट डीड होती है, एक फोटोकॉपी वाली ट्रस्ट डीड होती है। सो यहाँ पर जब भी आप रजिस्टर करा रहे हो, सेटलर एज वेल एज विटनेस पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए यहाँ पर, और साथ ही साथ उनके पास आईडी प्रूफ होने चाहिए ओरिजिनल में, वही पर्सन है ना, कोई और तो नहीं है। रजिस्ट्रार चेक करेगा, फोटोकॉपी अपने पास रखेगा, इट विल रिटेन द फोटोकॉपी और ओरिजिनल वाली ट्रस्ट डीड वापस दे देगा। आफ्टरवर्ड्स अब आप पैन के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे ही पैन के लिए अप्लाई किया, यू कैन ओपन द बैंक अकाउंट। येस, दैट इज इट। और इतना सिंपल है रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट। आई नो बहुत सारे मेरे नादान परिंदे पैनिक करते हैं कि मैम कैसे याद करेंगे, इतने सारे रजिस्ट्रेशन है। बट आई होप वंस यू विल सी द चार्ट्स, वंस यू विल सी द नोट्स, तो भी रजिस्ट्रेशन ईजी जा रहा होगा सभी टॉपिक का। एंड दैट इज़ द रीज़न कि मैंने हर एक यहाँ पर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ में रजिस्ट्रेशन का चार्ट बनाया है। एग्जाम में क्या करना है, बस इसी को पॉइंटर के फॉर्म में लिख देना है। ठीक है। सो सबसे पहले हमने ट्रस्ट डीड बनाई, किसी भी लैंग्वेज में हो सकती है, स्टैम्प पेपर ऑफ अप्रोप्रिएट वैल्यू पे, नो टेक्निकल वर्ड्स आर नेसेसरी। सेकंड हमने देखा उस पर सिग्नेचर ले लो, किसके, सेटलर के और विटनेस के सिग्नेचर ले लो। फिर आपको उस ट्रस्ट डीड को सबमिट कराना है सब रजिस्ट्रार के पास, एक ओरिजिनल एक फोटोकॉपी फीस के साथ। यहाँ पर सेटलर विटनेस प्रेजेंट होने चाहिए, इन पर्सन, उनका आईडी प्रूफ होना चाहिए ओरिजिनल में। रजिस्ट्रार रिटेन करेगा फोटोकॉपी, ओरिजिनल वाली वापस दे देगा। पैन के लिए अप्लाई करो, पैन मिल जाएगा, यू कैन ओपन द बैंक अकाउंट। इजी पीजी। अभी वी विल सी कि ट्रस्ट डीड के अंदर होता क्या है। हमने ये तो देख लिया कि ट्रस्ट डीड बनानी है स्टैम्प पेपर ऑफ अप्रोप्रिएट वैल्यू पे, लेकिन जनरली क्या लिखा होता है, विदाउट सीइंग दिस एकदम बेसिक चीजें समझो। ट्रस्ट बन रही है तो ट्रस्ट का नाम क्या है वो होना चाहिए। ऑथर जो अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है, ऑथर का नाम पता होना चाहिए, नेम ऑफ ऑथर। नेम ऑफ ट्रस्टी जो प्रॉपर्टी को मैनेज करने वाला है वो पता होना चाहिए। अच्छा, ट्रस्ट किधर ओपन हो रहा है तो एड्रेस पता होना चाहिए। ट्रस्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब किसके लिए आप ट्रस्ट ओपन कर रहे हो वो पता होना चाहिए। बेसिक सी डिटेल है। बेनिफिशियरीज पता है तो बेनिफिशियरीज के नाम होने चाहिए। क्या मैं कह सकती हूँ 5 पॉइंट में तो हमारे सिर्फ नेम और एड्रेस और ऑब्जेक्ट में ही हो गया है? वही होगा हमारा। देखो, नेम ऑथर का, ट्रस्टी का, बेनिफिशियरी का, ट्रस्ट का, ऑब्जेक्ट क्या है, प्रॉपर्टी का नेचर, एड्रेस, बेनिफिशियरी का राइट और ड्यूटी क्या है, एंड क्या प्रोसीजर रहेगा ट्रस्टी को अपॉइंट करने का, ट्रस्टी को रिमूव करने का। इतना सिंपल है ये। अभी यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ ट्रस्ट की बात करूँ, वही रिपीटेड चीज़ है। ट्रस्ट कोई भी पर्सन क्रिएट कर सकता है हु इज कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराने से पहले कुछ चीज़ें देखते हैं हम लोग। ऑथर का नाम क्या है, ट्रस्टी का, ट्रस्ट का, एड्रेस, ऑब्जेक्ट, एक सेटलर होना चाहिए, 2 ट्रस्टी, और प्रॉपर्टी कैसी है, मूवेबल है या इमूवेबल है। वही पॉइंट्स है जो हमने रजिस्ट्रेशन में देखे थे। अब आता है मेन पॉइंट कि ट्रस्ट कितने तरह की होती है। ट्रस्ट आर ऑफ 2 टाइप्स, एक होता है पब्लिक ट्रस्ट, एक होता है प्राइवेट ट्रस्ट। अभी डिफरेंस क्या है इन दोनों में ये देखते हैं जरा। सी, इफ आई टॉक अबाउट द पब्लिक ट्रस्ट ना, तो पब्लिक ट्रस्ट में आपके बेनिफिशियरीज आर लार्ज इन नंबर। जो बेनिफिशियरीज होते हैं वो बड़े ही ज़्यादा होते हैं नंबर में, दे आर लार्ज इन नंबर। व्हेन आई से लार्ज इन नंबर, इसका मतलब ये नहीं है 1000, 2000, 1 lakhs, उससे हम आइडेंटिफाई नहीं करने वाले। इट मीन्स बेनिफिशियरीज अनअसर्टेन्ड होते हैं, यू डोंट नो, कोई भी बेनिफिशियरीज हो सकता है। जैसे कि अगर कोई ट्रस्ट बनाया है, लेट अस अज्यूम अ टेम्पल, सो कहने से टेम्पल में कोई भी आ सकता है, यू नेवर नो, कभी भी कहीं से भी कोई भी आ सकता है ना। तुम्हें नहीं पता कि बेनिफिशियरीज कौन है, अनअसर्टेन्ड है। बट व्हेन आई से अबाउट अ प्राइवेट ट्रस्ट, कि एक कंपनी ने प्राइवेट ट्रस्ट बनाया है,
कि वहाँ पर हॉस्पिटल्स में फ्री ट्रीटमेंट होगा, राइट कि फ्री ट्रीटमेंट होने वाला है, और ये प्राइवेट ट्रस्ट एक कंपनी ने बनाया है उसके ही एम्प्लॉयज़ के लिए, उसके ही एम्प्लॉयज़ के लिए। लेट अस अज्यूम 1000 एम्प्लॉयज़ हैं, और इस प्राइवेट ट्रस्ट में कौन आ सकता है? सिर्फ और सिर्फ ये 1000 एम्प्लॉयज़ आ सकते हैं और कोई नहीं आ सकता। तो यहाँ पर बेनिफिशियरीज असर्टेन्ड है, वी नो दैट इस कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ है वही आ सकते हैं। अगर मैं बोलूँ इस कंपनी में 50,000 एम्प्लॉयज़ है तो भी उसे प्राइवेट ट्रस्ट ही माना जाएगा। इफ़ आई से 1 लाख एम्प्लॉयज़ है तो भी प्राइवेट ट्रस्ट ही माना जाएगा, बिकॉज द एम्प्लॉयज़ द बेनिफिशियरीज आर असर्टेन्ड, डेफिनेट है, हमें पता है कोई और नहीं आ सकता है, दीज आर डेफिनेट। ये होता है हमारा प्राइवेट ट्रस्ट। तो अभी देखो पब्लिक ट्रस्ट के केस में इट इज अ सब्सटेंशियल बॉडी ऑफ पब्लिक, प्राइवेट में नैरो होता है, स्पेसिफिक ग्रुप होता है। इफ आई टॉक अबाउट पब्लिक, अनसर्टेन है, फ्लक्चुएटिंग बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, कोई भी आ सकता है। यहाँ पर प्राइवेट में डेफिनेट और असर्टेन्ड है। पब्लिक ट्रस्ट के केस में लार्जर डोमेन है, वाइडर डोमेन है, और कॉन्ट्ररी प्राइवेट ट्रस्ट के केस में नैरोअर डोमेन है, लिमिटेड डोमेन रहता है। ये हमारा पब्लिक एंड प्राइवेट ट्रस्ट का डिफरेंस है। अभी ट्रस्ट अगर ओपन कर रहे हो ना तो कुछ एग्जाम्पशन मिलती है, एंड एग्जाम्पशन वाला पॉइंट अगेन कि मैम बहुत परेशानी आती, बहुत प्रॉब्लम आता है, अब नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि नोट्स ही इस तरह से बनाए गए हैं। मेरे नादान परिंदे कहते हैं कि मैम आपके नोट्स ना जादू की तरह है, कोई टॉपिक समझ नहीं आता, कॉम्प्लेक्स लगता है, आपके नोट्स से पढ़ के सिंपल लगता है, एंड इसीलिए इतने लार्ज लेवल पर ये नोट्स मैं सभी को प्रोवाइड कर रही हूँ। आई वॉन्ट कि आप सभी को बेनिफिट मिले इन नोट्स से, चीज़ें समझ में आए, एंड मोर ओवर यू विल बी एबल टू राइट, क्योंकि हमें समझ तो आ जाता है पर लिखना नहीं आता है, कैसे लिखे वो भी समझ आ जाएगा। अभी इनकम टैक्स में एग्जाम्पशन मिलती है अगर ट्रस्ट है तो। वी नो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रस्ट, पब्लिक ट्रस्ट एंड प्राइवेट ट्रस्ट। सबसे पहले देखेंगे अगर आपका पब्लिक ट्रस्ट है तो इनकम टैक्स से क्या क्या एग्जाम्पशन मिलेगी। एग्जाम्पशन मतलब क्या क्या रिलैक्सेशन, क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है। 3 सेक्शन के अंदर बेनिफिट है, सेक्शन 10, सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12। ये सेक्शन पता होने चाहिए, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन है। सेक्शन 10 बोलता है कि आपका पूरा का पूरा इनकम एग्जाम्प्ट हो जाएगा। आपकी पब्लिक ट्रस्ट का जितना भी पैसा आ रहा है पूरा का पूरा इनकम एग्जाम्प्ट हो जाएगा। कब? अगर ट्रस्ट को चैरिटेबल पर्पस के लिए बनाया है या फिर रिलीजियस पर्पस के लिए बनाया, ट्रस्ट को फॉर्म कर रहे हो चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए, पूरा का पूरा इनकम हो जाएगा एग्जाम्प्ट। ये पहला बेनिफिट है। दूसरा बोलता है अगर आपने ट्रस्ट को बनाया है प्रमोशन के लिए, किसका प्रमोशन? स्पोर्ट्स का, इंस्टीट्यूशन का, कोई भी आर्ट का, रिसर्च का, खादी इंडस्ट्रीज का, हॉस्पिटल्स का, तो भी आपका पूरा का पूरा इनकम एग्जाम्प्ट हो जाएगा। आप अच्छा काम कर रहे हो, यू आर प्रमोटिंग द एजुकेशन, स्पोर्ट्स, रिसर्च, खादी इंडस्ट्रीज, तो उस केस में भी तुम्हारा इनकम एग्जाम्प्ट हो जाएगा। हावेवर एक्सेप्शन है कि अगर तुम ट्रस्ट बना रहे हो लेकिन एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट कर रहे हो तो उस केस में कोई भी एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। आप एक पर्टिकुलर रिलीजन, पर्टिकुलर रेस, पर्टिकुलर कास्ट को प्रमोट कर रहे हो, दैट इज रॉन्ग, दैट इज डिस्क्रिमिनेटरी, फिर कोई भी एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। सो आई होप सेक्शन नंबर 10 यहाँ तक सॉर्टेड हो गया है हमारा। पूरा का पूरा इनकम एग्जाम्प्ट होगा अगर चैरिटेबल या रिलीजियस नेचर का ट्रस्ट है, पहला पॉइंट। दूसरा, ट्रस्ट को बनाया है फॉर द प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट, एजुकेशन, रिसर्च, खादी इंडस्ट्री, एग्जाम्प्ट है। हावेवर अगर ट्रस्ट बनी है किसी पर्टिकुलर रिलीजन, रेस, कास्ट को प्रमोट कर रही है, नो एग्जाम्पशन। जाते हैं हम लोग सेक्शन नंबर 11 पे। सेक्शन 11 यहाँ पर क्या बोलता है? ट्रस्ट प्रॉपर्टी से जो भी इनकम आ रही है एंड दैट ट्रस्ट प्रॉपर्टी इज फॉर चैरिटेबल या फिर रिलीजियस नेचर की है तो वो टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनेगा एंड दैट विल बी एग्जम्प्टेड। ध्यान से सुनना, आपके ट्रस्ट से कोई भी इनकम आ रही, कहाँ से? चैरिटेबल या रिलीजियस नेचर वाले काम से इनकम आ रही है तो वो टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनेगा एंड दैट विल बी एग्जम्प्टेड। मतलब क्या है? लेट अस अज्यूम कि आपका जो ट्रस्ट है उसका इनकम है 1,20,000 टोटल, जिसमें से जो 20,000 है ना वो कहाँ से आ रहा है? चैरिटेबल या रिलीजियस नेचर वाले से आ रहा है। तो अब ये चैरिटेबल एंड रिलीजियस नेचर वाले काम से आ रहा है तो इट विल नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ टोटल इनकम और
ट्रस्ट का टोटल इनकम 1 लाख ही माना जाएगा, मतलब इस 20,000 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। एंड बिकॉज 20,000 को इंक्लूड नहीं करेंगे तो उस पर टैक्स भी नहीं लगेगा, इस पर टैक्स भी नहीं लगने वाला है। सो क्या मैं कह सकती हूँ टैक्स सिर्फ और सिर्फ 1 लाख पे लगेगा, 1,20,000 पे नहीं लगेगा। दिस 20,000 विल नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ टोटल इनकम, उस पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। एंड दैट इज वाई इसको इनकम टैक्स से मिलता है एग्जेम्पशन यानी कि रिलैक्सेशन। यह है हमारे सेक्शन नंबर 11 का बेनिफिट। ठीक है, एक्सेप्शन बोला है कि आपकी कोई प्रॉपर्टी थोड़ी तो पब्लिक नेचर की है, थोड़ी प्राइवेट नेचर की है, फिर कोई भी इनकम टैक्स एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। सेकेंडली, आपने ट्रस्ट की इनकम को इन्वेस्ट कर दिया कहीं और, ये जो पैसा आया था परमिसिबल सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट नहीं किया, कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हो आप, तो भी इनकम टैक्स एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। दीज आर द एक्सेप्शन कि कब नहीं मिलेगा। मूविंग ऑन टू सेक्शन नंबर 12, अगेन इंपॉर्टेंट, हो सकता है अलग से क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, ये क्या बोलता है, सेक्शन नंबर 12 बोलता है इनकम अर्न कर रहे हो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी से जो कि पब्लिक के लिए होल्ड कर रखी है, एंड दैट विल बी एग्जेम्प्ट। सो कहने से पब्लिक ट्रस्ट है, पब्लिक ट्रस्ट ही पढ़ रहे, पब्लिक ट्रस्ट से जो भी इनकम आ रही है, इट इज़ हेल्ड फॉर पब्लिक दैट ट्रस्ट, वो एग्जेम्प्ट मानी जाएगी। लेकिन ये कंडीशन है कि टोटल टैक्सेबल इनकम से ये एक्सक्लूड कर दो, जो आपकी टैक्सेबल इनकम है उससे ये वाली इनकम आप एक्सक्लूड कर दो और उस पर आपको टैक्स नहीं देना। कौन सी इनकम है, सबसे पहला बोला गया है कोई भी इनकम आ रही है कैसे, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन से, कोई पर्सन वॉलंटरी ट्रस्ट के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है अपनी इच्छा से, वो इनकम को एक्सक्लूड कर लोगे टोटल टैक्सेबल इनकम से, यानी कि उस पर टैक्स नहीं लगने वाला है। चैरिटेबल ट्रस्ट बनाई है आपने SC ST वुमेन या चिल्ड्रन के बेनिफिट के लिए, आप ट्रस्ट क्यों बना रहे हो, SC ST को बेनिफिट हो, वुमेन को बेनिफिट हो, चिल्ड्रन को बेनिफिट हो, टोटल इनकम में यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया जाएगा, वो इनकम आपका, उस पर टैक्स नहीं लगेगा कितना भी इनकम हो जाए। लास्टली, इनकम आपको थोड़ी सी सेट असाइड करनी है। सी, टोटल इनकम में से 25% ना अलग कर दो, किसके लिए, खर्चे भी तो होते हैं ट्रस्ट को चलाने में, सो उस 25% को एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस की तरह आपको अलग रखना है, एंड दैट विल ऑल्सो नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ टोटल इनकम, एंड दैट इज इट अबाउट द पब्लिक ट्रस्ट का एग्जेम्पशन, सेक्शन 10, 11 and 12. Now moving on to the private trust, के प्राइवेट ट्रस्ट में भी एग्जाम्पशन मिलेगा क्या। सो प्राइवेट ट्रस्ट दो तरह की होती है, एक है हमारा डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट, एक है नॉन डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट। अभी डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट क्या होता है पहले वो समझते हैं। डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट बोलता है कि डिसीजन सारे के सारे कौन लेगा, ट्रस्टी लेगा। ट्रस्टी मतलब वही पर्सन जो मैनेज कर रहा है ट्रस्ट को। सो डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट में ट्रस्टी डिसीजन लेता है, कहने से इट इज एट द डिस्क्रिशन, एट द चॉइस ऑफ द ट्रस्टी के सारे डिसीजन वही ले रहा है। तो यहाँ पर हम लोग ट्रस्टी को एग्जैम्प्ट कर रहे हैं, ट्रस्टी को बोलते कि तुम्हारे हाथ में पैसा टैक्सेबल नहीं होगा, ये पैसा टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ ट्रस्ट। और कितना टैक्सेबल होगा, जो मैक्सिमम मार्जिनल रेट होती है ना उस रेट पे एग्जेम्प्टेड होगा। अभी आपके मन में अगर क्वेश्चन आ रहा है कि मैम फिर एग्जेम्पशन क्या है, टैक्स तो लग रहा है ना, बेटा एग्जेम्पशन ट्रस्टी को मिला है, ट्रस्टी के डिस्क्रिशन पे है, डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट है तो ट्रस्टी को टैक्स नहीं देना है, एंड इट इज़ द एग्जाम्पशन फॉर द ट्रस्टी। दूसरा है हमारा नॉन डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट, नाम से पता चल रहा है अभी ट्रस्टी का कोई डिस्क्रिशन नहीं है, ट्रस्टी के हाथ में नहीं है डिसीजन लेना, इट इज़ नॉन डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट। तो जो भी इनकम आ रही है ट्रस्ट पे वो बेनिफिशियरी के हाथों में टैक्सेबल होगी। यस, जो बेनिफिशियरी है जिन्हें बेनिफिट मिल रहा है इट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ बेनिफिशियरी। अच्छा, ये जो बेनिफिशियरी अगर माइनर है तो क्या होगा, तो उस केस में दिस इनकम विल बी क्लब्ड, ऐड कर दी जाएगी पेरेंट्स की इनकम में। और पेरेंट्स टैक्स देने वाले, दो पेरेंट्स है, दोनों अर्निंग है, तो जो सबसे ज़्यादा अर्न कर रहा है उनकी इनकम में ऐड कर दी जाएगी ट्रस्ट की इनकम को। कब, अगर बेनिफिशियरीज माइनर है। ये हमारा ट्रस्ट का एग्जेम्पशन है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सोसाइटी। अभी सोसाइटी क्या होता है, सोसाइटी का एक्ट है हमारा सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। अच्छा, अभी हमने
मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी भी पढ़ा, और ये भी क्या दोनों सेम है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर सोसाइटी बेसिकली एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म करती है, म्यूचुअल कंसेंट से ये फॉर्म होता है। यहाँ पर ये जो आपको सोसाइटी दिख रही है, हमें देखना है कि इसे फॉर्म क्यों किया जाता है, इसका पर्पस क्या है आखिरकार। जनरली चैरिटेबल पर्पस के लिए सोसाइटी को फॉर्म किया जाता है, बट नॉट ओनली चैरिटेबल, बहुत सारी चीज़ें हैं। इट वॉज ऑल्सो आस्क्ड इन योर पास्ट ईयर क्वेश्चन। चैरिटेबल पर्पस के लिए सोसाइटी फॉर्म कर सकते हैं हम लोग, और किस पर्पस के लिए फॉर्म कर सकते हैं, मिलिट्री ऑर्फन फंड्स के लिए सोसाइटी फॉर्म कर सकते हैं, जो लोग ऑर्फन हो जाते हैं, ठीक है, उनके लिए फॉर्म हो सकती है। आपके यहाँ पर साइंस, लिटरेचर, आर्ट को प्रमोट करने के लिए सोसाइटी बना सकते हैं। पॉलिटिकल एजुकेशन को डिफ्यूज़ करने के लिए, लोगों को बताने के लिए उसके बारे में सोसाइटी बन सकती है। नॉट ओनली दैट, जो रीडिंग रूम्स होते हैं, लाइब्रेरीज होती हैं, उन्हें मेंटेन करें। इफ़ यू विल सी कि बहुत सारे रीडिंग रूम्स और लाइब्रेरीज है तो सही, बट उनके कंडीशन सही नहीं है, तो उन्हें मेंटेन करने के लिए भी सोसाइटी बन सकती है। दीज आर द पर्पस फॉर फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। कौन से एक्ट के अंदर, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर। सो चैरिटेबल पर्पस के लिए मिलिट्री ऑर्फन फंड हो गया, प्रमोट कर रहे हो आप साइंस को, लिटरेचर को, पॉलिटिकल एजुकेशन डिफ्यूज़ कर रहे हो, या फिर मेंटेनेंस ऑफ लाइब्रेरीज और रीडिंग रूम्स। अच्छा, सोसाइटी को बनाने के एडवांटेजेस क्या हैं, आखिरकार हम सोसाइटी बनाए क्यों। सोसाइटी को बनाना ना बड़ा सिंपल है, बड़ा इजी है, तो इसीलिए आप सोसाइटी बना लो। रिकॉर्ड कीपिंग रिक्वायरमेंट बहुत कम है, आपको ज़्यादा रिकॉर्ड्स रखने की ज़रूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन इज़ वेरी सिंपल। कॉस्ट ऑफ कंप्लाइंस भी कम है। रेगुलेटर्स इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है, कि ये वाला लॉ फॉलो करो, ऐसा क्यों नहीं किया, सो इंटरफेरेंस बहुत कम है। एंड लास्टली, टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है अगर तुम्हारा चैरिटेबल नेचर का सोसाइटी। सो इफ एट ऑल सोसाइटी चैरिटेबल नेचर का है तो ट्रस्ट नहीं, यहाँ पर टैक्स नहीं देना। ये हमारा ना लेटेस्ट पूछा गया था। अभी डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, एडवांटेजेस हमने देख लिए। डिसएडवांटेजेस बोलता है कि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगा कि तुम्हारा सोसाइटी एक्चुअल में चैरिटेबल नेचर का है, तभी तुम्हें टैक्स नहीं देना, वरना तो देना पड़ेगा। सो टैक्स एग्जाम्पशन तभी मिलेगा अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि तुम्हारा सोसाइटी चैरिटेबल है। साथ ही साथ ना ये इनअप्रोप्रिएट फॉर्म में कमर्शियल वेंचर करने का, जब भी आप कुछ कमर्शियल बिजनेस करने का सोचते हो, सोसाइटी इज नॉट अ प्रॉपर फॉर्म कि आप उसमें कमर्शियल बिजनेस करो। सो एक इनअप्रोप्रिएट फॉर्म माना गया है। इक्विटी इन्वेस्टमेंट वाला कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं। अभी इक्विटी इन्वेस्टमेंट क्या बोलता है, देखो समझो, हमने स्टार्टअप वाला चैप्टर देखा कि मैं क्या कर रही हूँ, मुझे 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, मैंने तुम्हें बोला तुम मुझे 10 लाख रुपए दो, बदले में तुम्हें मैं अपनी कंपनी का 5% दूंगी, राइट। तो क्या हो गया, तुम्हें ओनरशिप मिल गई, मुझे पैसे मिल गए। ये होता है इक्विटी इन्वेस्टमेंट, लेकिन ऐसा कुछ भी सोसाइटी के अंदर नहीं होता है, इट इज़ एब्सेंट। एंड लास्टली, इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा रिस्की होता है क्योंकि इतना प्रोफेशनलिज्म नहीं है, प्रोफेशनली मैनेज नहीं होती है सोसाइटी। सो इन्वेस्टर्स को भी डर लगता है, उन्हें भी रिस्की लगता है। एंड दीज आर द डिसएडवांटेजेस। अभी सोसाइटी रजिस्टर कैसे होगी, कितने लोग चाहिए होंगे सोसाइटी को रजिस्टर करने के लिए। अज्ञान यहाँ पर चार्ट है। सबसे पहले तो 7 लोगों का साथ चाहिए सोसाइटी के लिए। कितने लोगों का, 7। सो 7 और मोर पर्सन्स मिलकर एक सोसाइटी यहाँ पर बना सकते हैं। अच्छा, वो 7 पर्सन में फॉरेनर भी हो सकते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, फॉरेनर्स अलाउड है, इस पर ना अलग से 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, डेफिनेटली अलाउड है। बॉडी कॉर्पोरेट भी अलाउड है। ये रजिस्ट्रेशन स्टेट लेवल पर होता है, स्टेट स्पेसिफिक आपकी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन होता है। सबसे पहले नेम सेलेक्ट करोगे। नेम कैसा होना चाहिए, नेम ऐसा होना चाहिए जो कि प्रोहिबिटेड ना हो। किसके अंदर, एम्बलम्स एंड नेम्स एक्ट के अंदर। साथ ही साथ ऐसा कोई नाम नहीं होना चाहिए जो कि डिसरिस्पेक्ट शो कर रहा है आपकी गवर्नमेंट को, आपकी कंट्री को। उसके बाद हमें MOA ड्राफ्ट करना है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो कि गेजेटेड ऑफिसर उसे नोटराइज करेगा, या फिर एडवोकेट कर सकता है, या फिर प्रैक्टिसिंग CA। हम सोसाइटी के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन से ड्राफ्ट करने वाले हैं। एंड फाइनली एप्लीकेशन विद डॉक्यूमेंट्स चली जाएगी रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी के पास। यहाँ पर अथॉरिटी क्या है हमारी, रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी, C। वो तो है ही, मैंने अगेन यहाँ पर एक शॉर्ट में चार्ट और बनवा लिया है, ठीक है। 7 और मोर मेंबर्स, एप्लीकेशन विद डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी के पास भेजेंगे। क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, नाम सेलेक्ट करो हम लोग, पैन नंबर, रेसिडेंस प्रूफ, सारे मेंबर्स का लिस्ट, MOA, AOA,
प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रेसिडेंट का डिक्लेरेशन एंड पर्पस ऑफ फॉर्मेशन, सोसाइटी क्यों फॉर्म कर रहे हो, चैरिटेबल के लिए, प्रमोशन के लिए, कॉमर्स आर्ट का, रीडिंग रूम्स को मेंटेन करने के लिए कर रहे हो, मिलिट्री ऑर्फन फंड्स के लिए कर रहे हो, सो किसके लिए फॉर्म कर रहे हो वो भी बताना रहेगा। किसको भेजोगे, रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी को। सेटिस्फाइड हैं तो तुम्हें इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अच्छा, हमने सोसाइटी को कर लिया है रजिस्टर, तो उससे क्या होगा, एज सुन एज द सोसाइटी इज रजिस्टर्ड वो सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाएगी। ये सोसाइटी रजिस्टर्ड हुई है सेपरेट लीगल एंटिटी, और जब मैं बोलती हूँ सोसाइटी अलग हो गई है तो क्या वो अपने नाम पर केस फाइल कर सकती, येस इट कैन स्यू एंड बी स्यूड इन इट्स ओन नेम। कोई और भी उस पर केस फाइल कर सकता है, वो भी किसी और पे केस फाइल कर सकती है। अब सोसाइटी अपने नाम पर प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है, उसे सेल भी कर सकती है, रजिस्ट्रेशन मिल जाएंगे आपको, इनकम टैक्स अथॉरिटी से अप्रूवल मिल जाएंगे। नॉट ओनली दैट, आप कोई भी प्रॉपर्टी को खरीद सकते हो, सेल कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो, लेकिन कभी जब भी रजिस्टर्ड हो। तो सुनो, अगर सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं हुई है, सो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, इसका उल्टा यानी कि अपोजिट देखेंगे नहीं। इफ द सोसाइटी इज नॉट रजिस्टर्ड, क्या नहीं से वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, मतलब वो लॉ की नज़रों में एग्जिस्ट ही नहीं करती। ओके, अब वो लॉ की नज़रों में एग्जिस्ट नहीं कर सकती तो इट कैन नॉट स्यू एंड बी स्यूड इन इट्स ओन नेम। अब वो कोई भी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर सकती है, उसको कोई भी अप्रूवल एग्जाम्पशन नहीं मिलेंगे। सेम डिट्टो कॉपी। एब्सेंस है, नो लीगल स्टेटस, यहाँ पर नॉट रजिस्टर्ड तो लॉ की नज़रों में है ही नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उसका, कोई भी इनकम टैक्स के बेनिफिट नहीं मिलेंगे, कैन नॉट स्यू एंड बी स्यूड। ठीक है, एंड इस तरह से ना हम रिवाइज कर सकते हैं, टॉपिक को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फाइनली द लास्ट वन दैट इज मेगा फर्म। मेगा फर्म क्या है, ये मेगा फर्म को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म। अब व्हाट इज मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म, मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म मतलब ऐसी फर्म जहां पर मोर दैन 25 पार्टनर्स हैं, इसे हम बोला जाएगा मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म्स। ये एक ऐसा पार्टनरशिप फर्म है जो कि एक बड़ा सा स्टेप है टूवर्ड्स मेगा फर्म। सो इफ यू रियलाइज, पहले क्या होता था, जब भी आपको कोई शॉपिंग करनी है आप अलग अलग जगह जाओगे, फॉर एग्जाम्पल जनरल स्टोर से सामान लेना है उधर जाओगे, फिर यूटेंसिल्स के लिए कहीं और जाओगे, है ना, मशीनरी के लिए कहीं और जाओगे, बट अभी मॉल्स है, ठीक है, सो कहने से अंडर वन रूफ आपको सारी की सारी चीज़ें मिल रही है मॉल्स में। वही हम लोग शिफ्ट इधर लाना चाह रहे हैं कि सारे के सारे प्रोफेशनल एक ही जगह बैठे रहे। इधर आप आपके 10x10 ऑफिस में बैठो, उससे बेटर है कि सारे के सारे प्रोफेशनल्स एक ही जगह बैठे रहे, सो दैट कभी भी क्लाइंट आए तो उसे एक ही जगह सारी चीज़ें मिल सकती हैं। बेनिफिट होगा क्लाइंट्स को भी एज वेल एज जो प्रोफेशनल्स है उन्हें भी। सो यहाँ पर एक शिफ्ट है, ट्रेडिशनल अप्रोच के 10x10 ऑफिसेस को हम ग्लोबल ऑफिसेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। लार्ज फर्म्स लार्जर हो जाएंगे एंड वन डे हम उसे क्या बोलेंगे, मेगा फर्म बोलने वाले हैं। अच्छा, कौन कौन लोग हैं जो ऐसे पार्टनरशिप में आ सकता है, ये बता रखा है आपके रेगुलेशन 165A ऑफ CS रेगुलेशंस एक्ट 1982 में। यहाँ पर साफ साफ बता रखता है कि आप किनके साथ पार्टनरशिप में आ सकते हो। ठीक है, 168A, 168B, 168A में प्रोफेशनल बॉडीज़ है और इसमें प्रोफेशनल है, यानी कि ICAI चार्टर्ड अकाउंटेंट, ICMAI कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, बार काउंसिल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट एंड इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुरीज। ठीक है, इनके साथ पार्टनरशिप हो सकती है। इनके जो प्रोफेशनल है, CA, CMA, एक्चुरी, चाहे आपने बैचलर्स कर रखा हो, बैचलर ऑफ लॉ एंड मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। सो क्या मैं कह सकती हूँ सभी लोग मिलकर यहाँ पर, सभी प्रोफेशनल्स मिलकर पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं एंड इट विल बी अ ग्रेट स्टेप टूवर्ड्स मेगा फर्म। और उसे ही अगर वो मोर देन 25 पार्टनर्स होंगे, मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म माना जाएगा। समझो ना, एक फर्म है जहाँ पे CA भी है, CS भी है, CMA भी है, लॉयर भी है, बैचलर भी है, MBA भी है, एक्चुरी भी है, क्या मस्त रहेगा ना, राइट। तो उसके लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या प्री रिक्विजिट है। अभी इतने सारे टैलेंटेड लोग हैं तो क्या मैं कह सकती हूँ सबका ईगो बीच में आएगा, है ना। तो सबसे पहली चीज़ है से गो टू ईगो। ईगो को बोल दो टाटा बाय बाय, कोई ईगो नहीं रखना है। सभी के दिमाग एक साथ काम करने चाहिए, यूनिटी में काम करना है। नो वन शुड थिंक कि अरे यार मैं तो सुप्रीम हूँ, ये इसको नहीं पता है। सभी को यूनिटी में काम करना है, म्यूचुअल फेथ रखना है, एक दूसरे के ऊपर भरोसा रखना है, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना है, बिकॉज उसी से स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ले करता है।
यूनानिमिटी होनी चाहिए यहाँ पर, विच मीन्स जो भी सारे इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन हो आपको साथ मिलकर डिसीजन लेने हैं, एक अकेला पर्सन डिसीजन नहीं लेगा। फाइनेंशियल डिसिप्लिन इज अ मस्ट। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ही तभी आती है जब मनी होता है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल डिसिप्लिन इज अ मस्ट। इट मीन्स यू शुड डिसाइड कि कब अब यहाँ पर पैसा किसको मिलने वाला है, कितना मिलने वाला है, कितनी इंटरवल पे मिलने वाला है, अगर कोई कमीशन लेगा तो कितना लेगा। सो ये ऑलरेडी प्री डिसाइडेड होना चाहिए। फाउंडर पार्टनर शेल बी गिवन इक्वल स्टेटस। देखो 25 पार्टनर्स है, 26 पार्टनर्स है, 5 पार्टनर्स बाद में है, तो ऐसा नहीं जो बाद में आए हम उसको इक्वल स्टेटस दे ही नहीं रहे, हमने ही तो फाउंड किया तो हमारा हम सुप्रीम है, ऐसा नहीं माना जाएगा। चाहे आप फाउंडर पार्टनर हो, चाहे आप पहले आए, चाहे आप बाद में आए, ऑल शुड बी गिवन इक्वल स्टेटस। फर्म का जो इनकम है वो शॉर्ट रेगुलर इंटरवल पे आपको क्या करना है, डिवाइड करते रहना है। एंड लास्टली बोला गया है किसी को भी अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं पुट करना है। व्हाट इज दैट? मतलब आप अनड्यू एडवांटेज नहीं ले सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा भी क्रैक हो गया ना तो वो प्रॉब्लम होगा। किसी को भी ऐसा नहीं सोचना यार अपन इज तो किंग है, मैं ही सारे डिसीजन लूंगा, मैं बड़ा हूँ, मैं सुपीरियर हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं सोचना है, अदरवाइज इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। ये सब हमारा प्री रिक्विजिट है। नेक्स्ट इज बेनिफिट्स, कि क्या क्या बेनिफिट्स होंगे आपके मेगा फर्म के। सी देयर आर सेवरल पॉइंट्स बट येस आपको कुछ 6 to 7 पॉइंट्स पता होने चाहिए। टीम एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो, बेस्ट है, अच्छा एक्सपोजर मिलेगा आपको, आपके फील्ड का तो पता चलेगा ही, साथ में सामने वाले के फील्ड का भी पता चलता है। कॉस्ट इफेक्टिव है, आपको क्लाइंट्स अपने आप मिल रहे हैं, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव है। कंटिन्यूसली चीज़ें सीखोगे, ट्रेनिंग और ऑन बोर्डिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। एंड ऑब्वियसली जब आप कंटिन्यूसली लर्न करोगे तो आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा मिलेगी। ग्लोबली आप इजीली जा सकते हो, एक आप अकेले हो और एक आपका बड़ा सा मेगा फर्म है, तो आपका स्कोप बढ़ेगा, ग्लोबली भी आप एक्सपांड हो सकते हो, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस ज़्यादा बेटर होता है। साथ ही साथ जब आप इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो मेगा फर्म वाला कॉन्सेप्ट आर मच बेटर देन आपका सिंगल कंपनी सेक्रेटरी या फिर सिंगल कोई भी आप ऑफिस खोलते हो, सिंगल प्रैक्टिसिंग रहते हो, उससे बेटर है आप मेगा फर्म वाले कॉन्सेप्ट में जाओ, राइट। एंड लास्टली एक अग्रीमेंट होना चाहिए सभी के सभी पार्टनर्स के बीच में। एंड हाँ, so that is all about our chapter number 7 non-corporate entities, जहाँ पर we have discussed from partnership to sole proprietorship to HUF, multi-state cooperative society, फिर हमने सोसाइटी देखा and then mega firm। so I hope मेरे सारे नादान परिंदों के दिमाग में सब कुछ चला गया होगा। let me know in the comment section कि थोड़ा थोड़ा गया कि पूरा का पूरा दिमाग में चला गया। have you enjoyed this session? क्या पूरा का पूरा रिविजन हो गया है? एंड बता दो अब होगा ना SBIL easy with your CS मेहंदी दीदी। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। खूब अच्छे से पढ़ो, जस्ट मेक योर सेल्फ प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक मी प्राउड। बाय बाय।